पद पर आसीन है उनको तो आतंकी बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले एक चरण के चुनाव से पहले आज अंतिम दिन था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के इस विवादित बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। विशेष हमारा आधारित है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनावी रण। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रकाश शांडिल्य, एडिटर, राष्ट्रीय महानगर, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। साथ ही हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और हमारे साथ निशांत राय जुड़ रहे हैं चेन्नई से। निशांत, सबसे पहले आपके पास आते हैं कि किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टिप्पणी रही है, चुनाव प्रचार समाप्त होते होते इस टिप्पणी ने एक नए विवाद की शुरुआत कर दी। देखिए, वाकई चिंताजनक है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतने सीनियर नेता अगर प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल चुनावी कैंपेन के दौरान कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस को सोचना होगा कि कांग्रेस राजनीति के किस स्तर तक जा रही है। अगर कांग्रेस का कोई छुटभैया नेता या कार्यकर्ता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता, अलग बात होती, लेकिन अगर कांग्रेस के आला कमान इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय। और डेमोक्रेसी में एक दूसरे से जो है मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद वाली परिस्थितियां हैं। और ये हालांकि इस पर खड़गे की सफाई तभी आई थी, लेकिन इस तरीके के शब्दों को बोलना प्रधानमंत्री के लिए, उस पर बीजेपी तमिलनाडु की अगर बात करें तो हमलावर हो गई है। और तुरंत उस समय उसके तुरंत बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अन्नामलई, पीयूष गोयल, सभी ने एक एक करके अपनी बात रखी। और सभी का कहना है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी के माध्यम से चुन के आए प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी बेहद निंदाजनक और शर्मनाक है। निशांत, क्योंकि अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस तरह का बयान देना ये बताता है क्या इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी दिखाई दे रही हैं कि इस तरह के बयान का सहारा लेना पड़ता है? देखिए, कांग्रेस के साथ तमिलनाडु में सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं, उसका सहयोगी गठबंधन डीएमके है। और डीएमके और कांग्रेस की दूरियां हमें इस तरीके से नजर आई कि एमके स्टालिन अपने रोड शो में अरविंद केजरीवाल को जरूर बुला लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके साथ कोई रोड शो नहीं करते हैं, कोई मंच शेयर नहीं करते हैं। 28 सीटों के साथ कांग्रेस इस गठबंधन में मौजूद है अन्य पार्टियों के साथ। अगर दूसरे नंबर पे इस गठबंधन में किसी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं तो कांग्रेस के पास है डीएमके के साथ। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी के मंच पर एमके स्टालिन का नहीं आना, एमके स्टालिन के मंच पर राहुल गांधी का नहीं आना, कांग्रेस की लड़ाई फिलहाल अपनों से है। और कांग्रेस एक तरीके से बीजेपी पर बाद में हमलावर हो। पहले पूरे चुनाव में, चाहे पुद्दुचेरी का चुनाव हो, चाहे तमिलनाडु का चुनाव हो, ये जो दूरियां हैं ये मिट नहीं पाए। इसकी शुरुआत टिकट बंटवारे को लेकर हुई थी और टिकट बंटवारे के बाद से खटास जस की तस बनी रही। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके का बयान देते हैं तो कांग्रेस को ये सोचने वाली बात है कि आप अपने सहयोगी गठबंधन को नहीं मना पा रहे हैं और विपक्ष के लिए, अपने विपक्ष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार शेखर अय्यर साहब से इस पूरी खबर पे एक टिप्पणी उनकी भी ले ली जाए। शेखर अय्यर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक तरह का प्रयोग है, अमित मालवीय का कहना है कि ये कांग्रेस का एक नया प्रयोग है, वहीं पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा है कि 140 करोड़ लोगों का अपमान है ये टिप्पणी, मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस टिप्पणी को? प्रीतु जी, जैसे अभी आपके चेन्नई से बता रहे थे, जो तमिलनाडु में जो कांग्रेस की जो हालत रही है, बड़े नेगोशिएशंस के बाद, इतने सीटें लेने के बाद भी कोई ठीक तरह से कैंपेन नहीं हो पाया, ना पुदुचेरी में हो पाया ना तमिलनाडु में हो पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर तमिलनाडु में खास करके ना कैंडिडेट खुश है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो खुश है, ना उनके जो बड़े पार्टनर डीएमके और डीएमके नेतृत्व वो तो बहुत नाराज है कि राहुल गांधी ने उनको समय नहीं दिया एक मंच में आने के लिए। कई बार दावत की गई थी, 15 अप्रैल में ही करना था सेलम में, वहाँ भी नहीं आए। तो एक तरफ से अलायंस होते हुए भी वो अलायंस नहीं है, लेकिन सीटें दी गई थी, बस चुनाव लड़ रहे। क्योंकि राहुल गांधी जी का बड़ा नाराजी ये था कि बार बार उनके कहने के बाद भी
स्टालिन ने इनकार कर दिया कि कोई समझौता नहीं हो पाएगा सत्ता में भागीदारी जो कांग्रेस चाहती थी। तो इसीलिए जो बातें करके कह रहे हैं। और एक दूसरी बात देखिए, ये अलायंस फाइनली होने का कारण भी खड़गे और पी चिदम्बरम है। उन्होंने सोनिया से बात करके राहुल को साइडलाइन करके ही ये अलायंस हुआ करके बात चल रही है। और जिस तरह टिकटें भी बाद में बांटी गई है कांग्रेस के अंदर तमिलनाडु में, इतने एलिगेशंस है, इतने कंप्लेंट्स है, बार बार वही बात रहे भाई टिकटें बेचे गए। शेखर अय्यर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है? ये विवाद लंबा चलेगा, इस पर माफी तलाफी तो होगी ही, लेकिन अगर तमिलनाडु के चुनाव की बात करें तो कितना नुकसान पहुंचाने जा रहा है ये कांग्रेस को? देखिए, इस तरह की बातें, ये देखिए, ये इस तरह की बातें कभी डीएमके ने कभी नहीं किया है, या बाकी कोई सहयोगी दलों ने इस तरह बातें नहीं किया जिस तरह आज कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है। और कांग्रेस अध्यक्ष की बयान मैं मानता हूं ना केवल तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में भी और ऑल इंडिया में एक जो छवि बनी है खड़गे के बारे में कि खड़गे जो मर्जी बोलते हैं, क्योंकि स्वयं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है जिस पद पे है। वो अध्यक्ष है जरूर, लेकिन उनको बार बार लगता है कि उनका कोई वॉइस नहीं है, उनको कोई सुनते नहीं है। सारा चीजें हाईकमांड मान लीजिए वो राहुल गांधी तय करते हैं और उनका कोई ज्यादा कोई रोल ही नहीं है, तो स्वयं ही बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरी बात, उनकी जो होम स्टेट है कर्नाटका में, वहाँ आप देख रहे हैं कि जो हालत फिर बन रही है, वहाँ पे दोबारा क्राइसिस बन रहा है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। सिद्धरामैया के जो समर्थक वो कह रहे नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री है, उनको एक एश्योरेंस दिया गया है कि भाई किसी तरह परिवर्तन हो जाएगा, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो आश्वासन दिया गया था 2023 में अपने होम स्टेट में। मैं तो सुन रहा खड़गे स्वयं चाहेंगे कि उनको, लेकिन शेखर साहब अपनी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन वो इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं कि वो सार्वजनिक मंच पे बैठ के देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर इतना अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विवादित टिप्पणी करते हैं, तो इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं है, ये पूरी देश की छवि के लिए एक बड़ा सवाल होता है जब किसी पार्टी का अध्यक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। हमारे साथ बंगाल से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी कई एहतियात बरती है, किस तरह का प्रचार रहा, कौन से बड़े मुद्दे रहे जो इस चरण में, पहले चरण में हावी रहे हैं? रितु जी, देखिए, पहले चरण में जो मुद्दे बीजेपी के तरफ से उठाए गए वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो नारी सुरक्षा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, घोटाले का मुद्दा है, और सबसे बड़ी जो बात है, चुनाव के दिन जो वायलेंस होता है, जो हिंसा होता है, वो भी आज चुनाव का लास्ट डे था। और आखिर के जो दिन था पहला चरण के लिए, चुनाव के कैंपेन का जो आखिरी का दिन था, पहले चरण के लिए 16 जिले में 152 सीटों में जो मतदान होने जा रहा है गुरुवार को, उसके कैंपेन के लिए, उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह ने आज साफ कहा कि जो लोग पोल डे पर अगर वोट देने अगर बाधा डाले, अड़चने पैदा करे, तो उनको उनके हिसाब से उनका भी व्यवस्था लिया जाएगा, ये तय किया जाएगा। और दूसरी तरफ से आप अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी अभी से जो है वो बार बार ये आशंका जता रही है कि उनकी ईवीएम में चोरी होगा, जो वोटर्स है, जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, उनकी गिरफ्तारी होगा। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं एक के बाद एक आशंकाएं जताई जा रही है ममता बनर्जी, और साथ ही साथ जैसे शुरू से चुनाव आयोग को वो अपना प्रतिपक्ष मानकर निशाना साध रही थी, वैसे ही निशाना आज भी लास्ट डे के जो कैंपेन में देखा गया उसमें भी वही रवैया वो उनका था। और कहीं ना कहीं जाके एक देखने को मिला कि एक दबाव ममता बनर्जी के ऊपर है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो बीजेपी की तरफ से लगातार जो कैंपेन किए जा रहे हैं कि पूरे मुद्दे पर पूरे जो कैंपेन अब तक हुआ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय ममता बनर्जी या तो एसआईआर को लेकर बोली है या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ बोली है, लेकिन 15 साल में उनके सरकार ने क्या किया ये ज्यादा देखने को नहीं मिला। जनता के बीच में अपने किए हुए 15 साल के काम को कम लेके गई है, केंद्र के साथ जो टकराव रहा है वो ज्यादा उनके भाषणों का हिस्सा रहा है। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बंगाल की लड़ाई किसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है?
ऋतु, पश्चिम बंगाल का माहौल भी खड़गे के जहरीले बयान से कम खराब नहीं है। गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव, और चुनाव जब से प्रक्रिया शुरू हुई है, चुनाव आयोग ने जिस दिन से घोषणा की है, तब से हमने पश्चिम बंगाल में हिंसा की और भाषाई मर्यादाओं को लांघने की बहुत सी घटनाएं देखी हैं। आयोग का अपमान किया गया, प्रधानमंत्री को बाहरी कहा गया, घुसपैठिया कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गालियां तक दी गई। एसआईआर पर जो चिल्लाहट शुरू हुई, एसआईआर आपको मालूम है कि एक साथ 12 राज्यों में हुआ, कहीं किसी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में सारी पराकाष्ठा पार कर दी। बार बार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जबकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम हो रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान अगर यहाँ पर आते हैं तो उन पे उंगली उठाई जाती है। कल रात को इस्लामपुर में एक माकपा कर्मी की हत्या कर दी गई, और जगह जगह पर मतदाताओं को डराया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के उनके पोस्टर बैनर सारे फाड़ दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी की जो सरकार 15 वर्षों में रही है, इसने पश्चिम बंगाल का जितना नुकसान किया है उतना संभवतः वामपंथियों ने 35 वर्षों में नहीं किया होगा। ऋतु जी, 50 वर्षों के इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो यह दुर्भाग्य रहा है कि पश्चिम बंगाल का कि विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के साथ में यहाँ पर हमेशा एक विरोध की भावना रही है। केंद्र सरकार की कोई भी योजना यहाँ लागू नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि वे योजनाएं बंगाल की जनता के लिए लागू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को लाभ देना नहीं चाहती है। मैं सौरभ की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ की माताओं को सुरक्षा चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन इस सरकार के पास में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों को डराना, और आज जैसा कि प्रचार समाप्त हो गया है, अगले 2 दिनों में हिंसा की अब भी बहुत सारी आशंका बनी हुई है। तो क्या प्रकाश जी, पोस्ट पोल वायलेंस भी इस चुनाव में एक बड़ा मसला है? क्योंकि 2021 के चुनाव के बाद, जब मतदान के बाद नतीजे आने के बाद जिस तरह का हमने एक तरह से हिंसा देखी, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंची, वो तमाम मामले, क्या ये भी एक बड़ा मसला है? ऋतु जी, आपको याद होगा कि 2021 के चुनाव के बाद में पश्चिम बंगाल से लगभग 70,000 लोगों ने पलायन किया था। आसाम और झारखंड में जाके लोगों ने शरण ली थी। कई लोगों के घर जला दिए गए थे, जो आज तक लोग आतंकित हैं। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के जबरदस्त प्रबंध किए हैं, और इस बार चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला किया कि पिछले बार जो 8 चरणों में मतदान हुआ था, इस बार उसकी संख्या घटाकर केवल 2 चरणों में रख दी गई है। उसके बावजूद यहाँ के लोगों को डराने का कोई भी ऐसा माध्यम जिसको अपनाया जा सकता है, कांग्रेस तृणमूल पार्टी के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्य सरकार में होने के बावजूद, 15 वर्षों तक सरकार में होने और 100 से ज्यादा फेल्योर योजनाएं चलाने के बावजूद सरकार को डर है कि ये सरकार के पैरों से जमीन खिसक रही है, और यही कारण है कि लोगों को गांवों में जाके डराया जा रहा है, शहरों में डराया जा रहा है। और इस बार पहली बार चुनाव आयोग ने कलकत्ता महानगर और आसपास के बड़े शहरों में जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वहां पर मतदान के बूथ बनाए और वहां पे मतदान कराने की इस बार बात सामने आ रही है, जबकि उनको भी डराया जा रहा है। और ये बंगाल का पुराना इतिहास रहा है। इस बार भी आशंका अब तक हटी नहीं है, माहौल में डर व्याप्त है। हालांकि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध केंद्र सरकार, ये चुनाव आयोग ने किए हैं। जी प्रकाश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शेखर साहब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण कानून के अमल को लेकर संशोधन बिल विपक्ष ने नहीं पास होने दिया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसका श्रेय लेती दिखाई दे रही है, इसको अपनी एक उपलब्धि बता रही है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को संदर्भ में देखने की जरूरत है? क्योंकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव उस कानून के अमल को लेकर, जो परिसीमन संशोधन विधेयक था, उसके गिरने के बाद ये पहला चुनाव है। बिल्कुल, देखिए, महिला वोटर की जो भूमिका है तमिलनाडु में भी और पश्चिम बंगाल में भी बहुत अहम भूमिका है। इसीलिए आपने देखा होगा दोनों राज्यों में दोनों रूलिंग पार्टियों ने महिला वोटर्स को अपने अट्रैक्ट करने के लिए कई स्कीम्स की घोषणा की है, पैसे देने की बात की है। कोई 2,000 दे रहे हैं, कोई 1,500 दे रहे हैं, कोई 3,000 देने की वादा किया है। इसके अलावा 8,000 की कूपन देने की बात की है टीएम के। वैसे ममता जी का आप देखेंगे 10 प्रॉमिसेस है, वो पहले ही लक्ष्मी भंडार करके एक कार्यक्रम चल रहा है, और भी पैसे। देखिए, बड़ी बात जो ऋतु जी ऐसा है कि ममता बनर्जी के लोगों को देने के लिए और कुछ नया कुछ नहीं है, कोई कल्पना नहीं है बंगाल को कैसे आगे जेल जाए, आगे 20 साल में बंगाल कहाँ पहुँचना है, बंगाल की जो बुनियादी समस्या है उसको कैसे हल करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या विजन है, कोई विजन नहीं है। 15 साल राज कर लिए, 15 साल का ये दिखा दिए
और आने वाले 5 साल में चीजें कोई बेटर होगा, ऐसे उम्मीद ना वोटर में है ना पार्टी कुछ देने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी एक माहौल है जहां पे जैसा भी बताया गया, जो भय ज्यादा फायदा करने की जो कोशिश है लगातार, इसलिए कहा जा रहा है अगर इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुली लोगों को घर से निकाल के वोट करने के मौका दे दे तो परिवर्तन की जो बात चल रही है उसका बहुत असर पड़ेगा। जी क्योंकि ये शेखर सबसे बड़ी साहब, बात है। भारतीय सुरक्षा- जनता पार्टी एआईएडीएमके के बहुत बड़ी बात साथ है। तमिलनाडु के चुनाव से क्या उम्मीद कर रही है इस बार? देखिए तमिलनाडु में भी यही बात है। तमिलनाडु में क्या हुआ है, 5 साल में कोई ज्यादा कोई अचीव नहीं किया, पिछले 2 साल में और पिछले 6 महीना में वही कई स्कीम्स की बात हुई, ये देने का वो देने का पैसे देने का। लेकिन डीएमके का जो ये रहा है, जो जमीन स्तर पर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कई इलाके में जो मंत्री हैं जो जिनको दोबारा खड़ा किया गया है और कई एमएलए जो जिनको खड़ा किया उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसके अलावा एक जो नया एक्स फैक्टर के रूप में जो एक्टर विजय, अभिनेता विजय जी, उनकी जो पार्टी आई है वो स्वयं कितने वोट अपने पास कर पाएगी वो अलग बात है, लेकिन वोट काटने में बहुत भूमिका रचा सकती है। ठीक। और प्रकाश जी, ज्यादातर शेखर युवा साहब समय वोट कम है। को- प्रकाश जी अंत में आपसे सिर्फ टिप्पणी, महिला आरक्षण कानून में जो अड़चन विपक्ष ने डाली है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है पश्चिम बंगाल में? महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के स्वाभिमान और महिलाओं के अपमान की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन 15 वर्षों में महिलाओं के सम्मान का कुछ भी नहीं रखा है। उनको 1200-1500 रुपए का मासिक भत्ता दे करके उनके स्वाभिमान के साथ में, उनके सम्मान के साथ में खेल करने का काम किया है। ममता बनर्जी के लिए, वे देश की बहुत पुरानी नेता है, 7 बार संसद सदस्य रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, 15 वर्षों से बंगाल की मुख्यमंत्री है। उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि वे महिला आरक्षण बिल के ऊपर में अपनी बात को स्पष्ट रखती और महिलाओं के हित की बात करके इसको समर्थन करती, लेकिन वो चूंकि विपक्ष में लंबे समय तक रही है और नकारात्मक राजनीति उनके कैरियर का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इस बार भी उन्होंने महिला आरक्षण पर समर्थन न दे करके उसका विरोध करके अपनी मानसिकता को प्रकट कर दिया है। बंगाल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। संदेश खाली का इतिहास आपको याद होगा, जहां पर हजारों महिलाओं ने तृणमूल पार्टी के गुंडों के आके किस तरीके से विरोध किया था। ममता बनर्जी ने शेख शाहजहां का समर्थन किया था, आरजी कर अस्पताल, बाकी ऐसी तमाम घटनाएं हैं आपके सामने, क्या बार बार दोहराएं, हमारे सभी दर्शकों को मालूम है। बिल्कुल प्रकाश जी, टीएमसी के लिए यही तुरुप का पत्ता कि महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की है, लेकिन महिला सुरक्षा से लेकर तमाम ऐसे मसलों पर ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल उठे। बट इन 5 सालों के बाद अब ये मौका है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत की बढ़त के साथ कुछ नए अच्छे नतीजे देखने की एक तरह से ख्वाहिश के साथ चुनावी मैदान में है, तो वही ममता बनर्जी को भी अपने किले को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर साहब आपका भी, प्रकाश जी आपका भी, सौरभ आपका, निशांत आपका हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि महिला आरक्षण पर सियासी